हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ बच्चों आज का पेपर आपका अच्छा गया होगा। तो अभी एक सेट तो मैंने करा दिया था, अब दूसरा सेट में कर रहा हूँ। इसके बाद आने वाले टाइम में बाकी सेट भी करा दूंगा। तो अभी जो सेट कर रहा हूँ कोड पेपर कोड है 822 ईवी गणित केवल प्रश्न पत्र। जो बच्चे ने मुझे भेजा है वो है काजल सिंह ने। अब इनके पेपर को सॉल्व करते हैं। पेपर फॉर्मेट में थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं। अब इस साल पेपर देखो पूरे लंबे में मिला है, पहले छोटे छोटे मिलते थे ना, अब इस बार लंबे में मिला है। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले हमारे क्या है बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न है। और जो बच्चों जो जो मैंने पढ़ाया आप खुद कहेंगे वो आया है। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा। अगर कोई बच्चा नया बच्चा इसे देख रहा है तो बेटा सब कुछ हमने पहले ही पढ़ा रखा है चैनल पे। कह रहे कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। सहअभाज्य संख्या का युग्म क्या होता है? अगर दो संख्याओं का एचसीएफ निकालें और एक आ जाए तो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। देखो ये सहअभाज्य नहीं है क्योंकि ये 7 से कटेगा, इसका एचसीएफ 7 है तो ये नहीं है क्योंकि एचसीएफ 7 आ जाएगा। देखो 18 को मैं लिख सकता हूँ 3 9 दूनी 18, 3 की घात 2, 2 एक कम 2। और 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 2। तो दोनों संख्या में कुछ भी उपनिष्ठ नहीं है। तो एचसीएफ क्या है 18 और 25 का 1। तो जो जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 आता है ना उन्हें सहअभाज्य संख्याओं के युग्म कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे 144 के अभाज्य गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग क्या है? तो 144 ये है, करो अभाज्य गुणनखंड। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एक कम 3। सो 2 की घात कितनी है बच्चों? 1 2 3 4। और 3 की घात कितनी है? 2। तो घात कितनी है? घात है 4 और 2 को जोड़ दीजिए 6 है। तो घात कितनी है बच्चों? 6 है। ये आपका आंसर आ जाएगा। कह रहे एम के किस मान के लिए ये जो रैखिक समीकरण युग्म एक अद्वितीय हल होगा? अद्वितीय हल क्या होता है? A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 केस। A1 क्या है? एक्स का गुणज। A2 क्या है? इसका गुणज। B1 है माइनस कर दो और B2 है M एक कम M, 2 तिया 6। तो M का मान क्या ना हो बच्चों? माइनस के 6 ना हो। माइनस के 6 ना हो, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका हल क्या होगा बच्चों? हल करने के लिए बोला गया है। तो देखो अगर हल की बात देखा जाए 6 दूनी 12 और ये हल कर लेते, इसमें 2 से गुणा कर लो ना। तो इसमें अगर मैं 2 से गुणा करूँ तो 2 के गुणज बराबर हो जाएंगे। पहली संख्या 2x प्लस 3y बराबर 18 और फिर हो जाएगा 2x 2 दूनी 4y और 2 दूनी 4। समान संख्या होने पे घटाते हैं, सेम चिन्ह घटाने पे चिन्ह बदलता है। ये प्लस माइनस कटा 4 और 3 7y और ये आ जाएगा 14। तो y का मान आ जाएगा 2। y का मान 2 कहाँ दिख रहा है आपको? पहले वाले ऑप्शन में। ठीक है, 7 दूनी 14। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आगे आ जाओ। के किस मान के लिए रखे एक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे? अनेक हल कब होता है बच्चों? A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर हो C1/C2, है कि नहीं? A1 क्या है? एक्स का गुणज 1, यहाँ एक्स का गुणज क्या है? के। B1 क्या है? यहाँ पर के। B2 यहाँ क्या है? वाई का गुणज 1, कुछ नहीं 2 1। ये प्लस का एक तरह के माइनस का हो जाएगा और ये अचर पद प्लस का तरह के माइनस का हो जाएगा। इन दोनों को बराबर लो, के गुणा के स्क्वायर, 1 कम 1। वर्गमूल निकालोगे, 1 का वर्गमूल क्या होता है? प्लस माइनस 1। तो आंसर आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी। कह रहे यदि ये चीज़ है तो क्या होगा? तिरछी गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 कम एक्स स्क्वायर माइनस 2, 7 1 कम 7। माइनस का 2 तरह का जुड़ जाएगा, 7 में 2 जोड़ोगे 9। तो एक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस के 3, प्लस माइनस के 3, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे ए बी के एक वृत्त का केंद्र इतना है और बी का निर्देशांक तो एक निर्देशांक क्या होगा? सारे एमसीक्यू भी मैंने पढ़ा रखे हैं। ये ए बी का एक वृत्त है। ए बी एक वृत्त है जिसका केंद्र आपको दे रखा है 2 माइनस के 3। ठीक है, ए का निर्देशांक में मान लेता हूँ एक्स वाई है और बी का निर्देशांक हमारे पास दे रखा है 1,4। व्यास का बीचों बीच वाला बिंदु होता है मध्य बिंदु, है कि नहीं? तो देखो ये x1 प्लस x2 बट्टे 2 क्या होता है? आप जानते हैं x बराबर क्या होता है? x1 प्लस x2 बट्टे में 2, है ना? तो x का मान क्या है यहाँ पर? 2 और ये x1 है, ठीक है, और ये y1 है बट्टे 2। 2 दूनी 4 x प्लस 1। तो प्लस का 4 इधर के माइनस का हो जाएगा। तो x निर्देशांक आ जाएगा 3। y निर्देशांक के लिए सूत्र वही होता है y1 प्लस y2 बट्टे 2। ये है माइनस का 3,
y1 कितना है, y है, y2 है प्लस के 4 बट्टे में क्या आ जाएगा 2, 3 दूनी 6 माइनस का ये है y प्लस 4, तो प्लस के 4 इधर आके माइनस के 4 हो जाएगा, y का मान आ जाएगा माइनस के 10। तो बिंदु क्या होगा, x पहले लिखते हैं 3 और y है माइनस के 10, तो x का मान माइनस के 3 प्लस का 3 और y का मान माइनस के 10, तो -3, 10 सॉरी +3, -10, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कह रहे हैं इसके मूल बराबर है तो k का मान क्या होगा, मूल बराबर होने पे विविक्तिकर का मान 0 होता है, d बराबर 0 होता है, यानी कि b² हो जाता है 4ac के बराबर। a क्या है यहाँ पर, a है x² -3, b है यहाँ पर -12 और c यहाँ पर है k, यहाँ पर मान रखो, तो b² -12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। 4 a कितना है 3, c कितना है k, 4 × 12 तो k का मान आ जाएगा 12। कह रहे दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से समान ना हो क्या कहलाती हैं, समरूप आकृतियाँ। ठीक है, आकार एक जैसे हो लेकिन माप अलग अलग हो, समरूप कहलाती हैं। कह रहे दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं इस अनुपात में तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, उनके अनुपातों को क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो 3 का वर्ग होता है 9, 5 का वर्ग होता है 25, तो इसे भी लिख सकता हूँ 9:25, 9:25, ऑप्शन नंबर पहला। किसी त्रिभुज की भुजा 3, 4, 5 से में तो कैसा होगा, देखो सबसे बड़े वाली जो भुजा है उसका वर्ग करो, वो आ गया 25, बाकी तो छोटी भुजाओं को वर्ग करके जोड़ के देखो, 3 का वर्ग 9, 16। देखो बड़ी वाली भुजा का फिर बाकी तो छोटी भुजाओं के योगफल के बराबर आ रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज होगा। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप इतने और इतने तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, परिमाप जो है उनका बट्टा करो, ठीक है, और उनका वर्ग कर दो। 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, आंसर आ जाएगा 4:9, ऑप्शन नंबर बी। कह रहे साइन tan थीटा का मान ये हो तो कौशिक थीटा का मान क्या होगा, कौशिक थीटा बराबर सूत्र होता है बच्चों अंडर में 1 + cot² थीटा। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखो ये तो 1 है, 10 का उल्टा कॉट होता है, 15 ऊपर आ जाएगा 8 नीचे, तो कॉट का मान हो गया ये। ठीक है, लॉसपा क्या आ जाएगा, 15 का वर्ग होता है 225, 8 का वर्ग 64, लॉसपा ले लो 64 × 64 + 225, ये आ जाएगा, जोड़ोगे 289, वर्गमूल निकालोगे 17, 64 का वर्गमूल 8, तो आंसर आ जाएगा 17/8, पहला ऑप्शन। ठीक है, ये बिल्कुल सही हो गया। कहीं पे कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी हो तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। मैं पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। पहले वाले पार्ट में भी एक एक क्वेश्चन अथवा सब कुछ सॉल्व कराएं, पूरा पार्ट सॉल्व करेंगे। यदि 2 cos 3 थीटा अगर 1 हो, देखो ये 2 गुणे में है, cos 3 थीटा ये इधर आके बट्टे में आ जाएगा, इधर cos में है तो इसका मान cos में सोचो, cos 60 का मान होता है 1/2। जो पढ़ा है ना डिक्टो वही क्वेश्चन, नंबर के चेंज नहीं हुआ, डिक्टो वही आ गया। ठीक है, मेरा दावा है अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे तो आपको पता लगेगा, एक एक क्वेश्चन एज इट इज़ उठा के रख दिए, कोई बदलाव नहीं। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 20 डिग्री। कह रहे 2 वृत्तों के परिधियों का अनुपात इतने हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये एक वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है, इसका त्रिज्या r मान लो, इसकी त्रिज्या r, इनकी परिधि का अनुपात 2πr/2πr, क्या दे रखा 3 अनुपात दे, यानी कि r/r का मान है 3/2। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इस्तेमाल करेंगे। हमसे क्या बोल रहे हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, इसका क्षेत्रफल क्या होगा πr² बट्टे में πr², पाई से पाई कटा, r/r का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कर दो मान रख के, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, यानी कि 9:4, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमसे क्या बोला जा रहा है कि यदि एक समान त्रिज्या r के 2 अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ दिया जाए, एक ये अर्धगोला है और दूसरा अर्धगोला है, तो पूरा गोला इसका क्या होता है 2πr², इसका होता है 2πr², तो टोटल क्या हो जाएगा 4πr²। क्षेत्रफल, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सी नहीं होती है, मानक विचलन नहीं होती है, माध्य होता है, माध्यिका होती है, बहुलक भी होती है, बाकी नहीं होते हैं। सुबह जो पढ़ा है ना MCQ, आज सुबह अगर आपने देखा होगा मेरा सेशन खोल के देख लो, आधे घंटे जो पढ़ाया सारा इसमें आ गया है, सारा 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है,
तो इनको जोड़ दो। ये क्वेश्चन भी पढ़ाया था जो अभी कर रहे हैं, जो पढ़ाया वही आया। 9 कितनी संख्या, 9 से भाग दे दोगे तो ऊपर आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 45। 45 बट्टे 9, 9 पंचे 45। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 5। इसी बारंबारता बांटन की माध्यिका 16 है, माध्य 15, तो बहुलक क्या होगा? आपको पता होगा बच्चों, बहुलक का जो सूत्र होता है वो होता है 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य। 3 माध्यिका क्या दे रखा है? 16 और माध्य दे रखा है 15। 16 का 16 में 48, 15 दूनी 30, तो कितना आ जाएगा? 18। बहुलक क्या होगा? 18 होगा। ठीक है, 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? माध्यिका सम संख्या 1 से लेकर 10 तक लिखो बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में लिखना होता है माध्यिका निकालते टाइम। ठीक है, सम संख्या है तो बीच में 2 संख्या बचेगी। कौन कौन बची? इधर से 4, इधर से 4 ले लिया आपने। ठीक है ना, तो बीच में 2 संख्या बच गई। इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। 11 बट्टे 2 क्या जाएगा? 5.5। 5.5। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे प्रश्न में आते हैं। अब ये इंग्लिश मीडियम वाले अगर बोलेंगे तो मैं उनके लिए भी करवा दूंगा सॉल्यूशन। अब आते हैं, ठीक है, एमसीक्यू सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न सेक्शन बी में। ठीक है, पहले प्रश्न में आ जाओ। हर चीज़ पढ़ा रखी थी, सुबह ही कराया था। सिद्ध कीजिए 5 + √3 का परिमेय संख्या। तो वर्णनात्मक प्रश्न है, ये हमारा खंड भो है। ठीक है, पहला नंबर का प्रश्न है 1 का क। क्या सिद्ध कीजिए कि 5 + √3, तो हम उल्टा मान लेंगे। माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो हर एक परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होता। और HCF जो होता है P और Q का क्या होता है बच्चों? 1 होता है। और P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ठीक है, लॉजिक क्या होता है कि अंडर रूट को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ। ठीक है, P/Q प्लस का 5 इधर के क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का 5, है कि नहीं? इसको मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक है, तो ये लिखेंगे चूंकि परिमेय से परिमेय घटाओगे परिमेय रहता है। चूंकि P/Q -5 एक परिमेय संख्या है तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या अपरिमेय संख्या और क्या अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो सकते हैं? नहीं ना। तो ये लिखेंगे अतः समीकरण 1 से ये जो √3 और ये चीज़ आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकती, ये हम यहाँ पर बोल देंगे। ठीक है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। हमने जो मान रखा है ना कि ये भैया परिमेय होगा, वो चीज़ गलत है। इसलिए 5 + √3 एक परिमेय संख्या होगी। ये हमें हमारा आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं। क्या है कि अगर cos A का मान इतना है तो sin 2A का मान क्या होगा? sin 2A का मान निकालना है। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखो दिया है हमें, क्या दिया है बच्चों? cos A दे रखा है। cos A दे रखा है √3/2 और हमें मान निकालना है sin 2A का। ठीक है, तो बस ये पता होना चाहिए। देखो ये बराबर है ना, इसका मान भी cos में सोचो। cos 30 का मान होता है कितना? √3/2। तुलना करेंगे cos से cos हट जाएगा तो A का मान क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा बच्चों? हमें क्या निकालना है? sin 2A। तो sin 2A का मान क्या है? 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा sin 60। sin 60 का मान क्या होता है बच्चों? √3/2।
ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। चलो करके देखते हैं। इसमें क्या करना देखो, यहीं पे कर देते हैं, पन्ना बचा गौ नंबर। ये हमारे पास एक बेलन है बच्चों, ठीक है, ये बेलन है। तो माना बेलन की त्रिज्या क्या आर और ऊंचाई क्या है हमारे पास एच है। बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा है आपसे कि बेलन के आयतन का 2 गुना, चूंकि बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कह रहे इसका 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, और इसका 2 गुना भी करना है। बेलन का प्रश्न आंसर, बेलन के आयतन का 2 गुना, ठीक है। 2 गुना 2 से गुना कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर एच, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अब क्या बोला, उसके वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच। और आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या का गुणनफल क्या होता है त्रिज्या आर, ठीक है ना, त्रिज्या हमारी आर होती है, इसका गुणनफल करना है। ये समीकरण 1 समीकरण 2 गुणनफल करने के लिए बोला गया है, करो गुणनफल 2 पाई आर एच गुणा आर, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर, आर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। देखो ये समीकरण 1 2 पाई आर स्क्वायर एच, ये भी क्या आ रहा है 2 पाई आर स्क्वायर एच है बराबर, यही बोला। तो लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से कि जो बोला गया प्रश्न में वो प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड, इति सिद्धम, ठीक है। आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यही सिद्ध करने के लिए बोला गया था, आराम से कर दिया। अगला प्रश्न बोला है आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करो। भाई माध्यिका निकालना है, ठीक है। बहुत ही आसान सा प्रश्न बोला गया है। भाई स्केल कहाँ है, छुपा हुआ दिख नहीं रहा, चलो हाथ से हाथ स्केल बनाना पड़ेगा, मिल नहीं रहा। जब जिसकी ज़रूरत होती है ना ज़िंदगी में, कभी वो साथ नहीं देता है ना। यहाँ पर प्रश्न हमारे साथ वही काम कर रहा है। चलिए हमारे पास यहाँ हम क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल, यहाँ पर बारंबारता और यहाँ पर संचयी बारंबारता। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, घ। वर्ग अंतराल जो दे रखा है वो फटाफट से लिख देते हैं बच्चों। 0 से 10, 10 से 20, यहाँ तक दे रखा है ना। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यहाँ लिखते हैं कुल टोटल। बारंबारता दे रखी है 2, 8, 30, 15, 5। संचय बारंबारता पहला वाला वैसे का वैसा आ जाए, 2 में 8 जोड़ो 10, 10 में 30 जोड़ा 40, 40 में 15 जोड़ेंगे तो 45, 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50, और इन सबको जोड़ोगे तो 50 आ जाएगा। इसे क्या कहते हैं n। अब हमें क्या देखना होता है n/2, यानी कि 50/2, यानी कि 25, 25 से ज़्यादा, 25 से ज़्यादा ये है आपका 40 है, उसमें ढूंढो, ये 30 वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो वर्ग है इसे क्या कहा जाता है, माध्यक वर्ग। ये क्या हुआ हमारे बच्चों, माध्यक वर्ग। और ये हमारी क्या मिल गई हमें, बारंबारता f। इसके जस्ट ऊपर वाला क्या में होता है, जहाँ से आप ढूंढते CF, और ये बारंबारता वर्ग की निम्न सीमा है, चूँकि L हमारे पास क्या हो जाएगा 20, और कितने कितने का अंतर है सब में, 20 से 30, 30 से 40, 10 का अंतर है। सब कुछ हमें मिल चुका है। माध्यक का सूत्र लगाओ, माध्यक या माध्यिका जो बोलो क्या होता है, L + n/2 CF गुणा h बट्टे में f। सारे मान रख दीजिए। L का मान है बच्चों 20, n/2 25, CF हमारा है 10, h हमारा है 10, f हमारा है 30, ठीक है। तो 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15, 15 ढाई 150, 30, 15 दूनी 30, 15 ढाई 2 पंजे, 20 और 5 आपस में जोड़ जाएंगे, आ जाएगा 25। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
कह रहे उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले खंड का 2:3 में विभाजित करता है। एकदम मस्त क्वेश्चन है। जो जो इम्पोर्टेंट मैंने बताया था वही आए हैं, है कि नहीं। एक रेखाखंड आपके पास है, इस रेखाखंड का एक, इसको ए बिंदु मान लो ये -1,7, इसको बी बिंदु मान लो ये है 4, -3। यहाँ पर कहीं पर बिंदु है जिसके निर्देशांक में x, y मान लेता हूँ, और इस ये जो बिंदु है इसको 2:3 में व्यक्त करते हैं। तो ये मेरे पास m1 है, ये मेरे पास m2 है, x1 y1 है, ये x2 y2। ये बिंदु निकालना है तो यहाँ लिख देंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से तो x बराबर क्या होता है बच्चों, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। तो बच्चों m1 क्या है हमारे पास 2, x2 है 4, m2 है 3, x1 है -1 बट्टे में m1 प्लस m2, 4 दूनी 8, 3 एकम 3 बट्टे में 5, 5 बट्टे 5, 5 एकम 5। तो x का मान आ गया 1। इसी प्रकार y का मान, y का सूत्र होता है m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। m1 का मान 2, y2 का मान -3, m2 का मान 3, y1 का मान 7। m1 प्लस m2 7 3 21 बट्टे 5, यह आ जाएगा 15 बट्टे 5, 5 3 15। तो y का मान आ गया 3। तो विभाजन बिंदु क्या होगा, x का मान 1, y का मान 3 मिला। तो ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 1,3। नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ। के किस मान के लिए ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होंगे, संगरेखी होंगे। यानी कि संगरेखी के लिए क्या होती है कंडीशन बच्चों कि त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। चूँकि नाम दे दो ए आपका k, -1 है, ये b है 2,1 और c आपका है 4, -4,5। ठीक है, संगरेखी हैं। संगरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर है, संगरेख है, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 के बराबर होगा। सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। ये चीज़ होती है 0 के बराबर। ठीक है, तो ये मेरा क्या है x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। ठीक है बच्चों, सो हल करते हैं। देखो ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 0 के बट्टे में 1/2 का 0, काम खत्म। ठीक है ना, मान रखेंगे अब यहाँ से। x1 का मान k है और y2 का मान है 1, y3 का मान है 5, x2 का मान है 2, y3 का मान 5, y1 का मान -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x3 का मान 4, y1 का मान -1, y2 का मान प्लस का 1। तो हल करो, यहाँ से -4 तो -4k, यहाँ से 6 दूनी 12 और -2, 4 दूनी -8। तो 12 में से 8 घटाएंगे 4 बचेगा। तो -4k इधर आके क्या हो जाएगा, +4k। 4 इधर गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, 4 एकम 4। ठीक है, तो k का मान क्या आ जाएगा बच्चों, 1। जो क्वेश्चन मैंने कराए थे ना बेटा, डिक्टो वही प्रॉब्लम, कोई नंबर भी चेंज नहीं हुआ, वही आ गया एग्जाम में जो मैंने बोला था। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में, 4 नंबर वाले प्रश्न में। ठीक है, कह रहे ये क्वेश्चन भी मैंने कल ही कराया था, ग्राफ विधि द्वारा, है ना। ग्राफ किसके दिखाने, समांतर आएगा। कह रहे ग्राफ विधि द्वारा दिखाई कि रैखिक समीकरण ये और ये अनेक हल हैं, यानी कि संपाती रेखा आएगी, वो आपको दिखाना है। ठीक है, दूसरे नंबर का 4 नंबर वाला प्रश्न आ गया। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, अब देखिए हमें दे क्या रखा है। पहला समीकरण आपके पास है 3x - ky = 2 और दूसरा समीकरण है 9x - 3y = 6, समीकरण नंबर 2। ठीक है, बिंदु निकाल लो डब्बे बनाकर, फटाफट हो जाता है इससे, है ना। यहाँ x रखा है, यहाँ y, यहाँ x, ये y, यहाँ पर P बिंदु आएगा, Q R S। तो
तो देखो बच्चों, x का मान मैं अगर 0 रखता हूँ, x का मान मैं 0 रखूँगा, -y2 आ जाएगा, तो y का मान -2, ठीक है। और देखो यहाँ से x का मान अगर मैं कितना y का मान अगर मैं रख दूँ प्लस के 4 रख दूँ, y का मान अगर मैं 4 रख दूँ तो यहाँ -4 हो जाएगा, इधर आके 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो x का मान 2 आ जाएगा। सोचना है ऐसे बच्चों। अब देखो मैं क्या करता हूँ, x का मान अगर मैं 0 रखता हूँ तो 3y आएगा, 3 दूनी 6, तो y का मान आ जाएगा -2, ठीक है। एक सेकेंड, वही बिंदु आ जा रहे हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग मान लेता हूँ। अगर x का मान में 2 मान लेता हूँ, ठीक है, 9 दूनी 18, प्लस का 6 इधर माइनस हो जाएगा, 12 हो जाएगा, देखो 18 हो जाएगा, 18 में से ये 6 प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 इधर के प्लस का हो जाएगा, 12 बचेगा, 3 चौके 12, तो ये वही बिंदु आ गया। दो अलग अलग समीकरण में सेम बिंदु आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो है ना, ये x डैश, ये y डैश, ये हमारा केंद्र होता है, ठीक है ना। सपोज करो 0, -2, x पे 0, y पे -2, ये हमारा बिंदु आ गया सपोज करो। और x पे 2 जाना है और y पे पॉजिटिव के 4, यहाँ कहीं पर। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते मैं क्या खींच देनी रेखा, ये बिंदु क्यों है, ये बिंदु क्या था हमारा, ये था 0, -2, और ये बिंदु हमारा क्या था, ये भी था 2, 4। अगला जो बिंदु हमारा वही है 0, -2, यहीं पे आएगा इस समीकरण का, और दूसरे वाला भी यहीं पे आएगा, ठीक है। ये मेरा आर बिंदु होगा, ये मेरा एच बिंदु होगा, इन दोनों को मिलाते हुए खींच देंगे। तो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जा रही है, तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं, ऐसी रेखा को समपाती रेखा। और जब समपाती रेखा आती है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा अनंत बिंदु पर टच करती है, तो अनंत हल होते हैं। देखेंगे चूंकि रेखाएं समपाती हैं, इसलिए अनेक हल होगा। क्या होगा बच्चों, अनेक हल। ये आपको आपका आंसर मिल गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, एनसीईआरटी का प्रश्न है, बोला था कि मैंने करवाया था, आएगा ही आएगा, आ गया। 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या पहली वाली संख्या के मूल संख्या से 27 अधिक होगी। संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये क ख ग है। देखो हमारे पास क्या है कि 2 अंकों वाली संख्या है, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक, इकाई का हम x बोलते हैं, ये दहाई का अंक को y। तो वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी, प्रसारित रूप, 2 अंकों की प्रसारित रूप क्या हो जाएगा, 10y + x। दहाई में 10 लगता है, इकाई में x, यस। और पलटने पर क्या संख्या होगी, पलटने पर संख्या x, y की जगह x की जगह y आ जाएगा, तो ये 10x + y हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब प्रथम शर्त में क्या बोला गया है, अंकों का योग। प्रथम शर्तानुसार कि इस संख्या को और इस संख्या को अगर जोड़ दें, अंकों का योग, x + y कितना है, 9 है, ये पहला समीकरण है। फिर आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। क्या बोला गया है द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में ये बोला जा रहा है कि यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई संख्या बनने वाली मूल संख्या से 27 अधिक होगी, यानी कि ये वाली संख्या ज़्यादा है। इसमें से अगर ये घटा दें तो अंतर कितना होगा, 27 होगा, यानी कि 10x + y में से 10y + x अगर हम घटा दें तो जो अंतर होगा वो 27 होगा। 10x में से x घटाओगे 9x, y में से 10y घटाओगे -9y, ठीक है। 9 1 आ जाएगा, x - y 27, 9 3 27, तो x - y बराबर कितना आ गया बच्चों, 3। समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है बच्चों। हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से x + y बराबर 9 है और यहाँ से x - y बराबर 3 है, जोड़ो तो 2x बराबर 12, 2 छंग 12, x का मान 6 आ गया। चूँकि x + y बराबर हमारे पास 9 है, x का मान 6 रख देंगे, तो प्लस का 6 इधर आके माइनस का हो जाएगा,
तो y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 3। तो जो संख्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पर रख देंगे x का मान 6 और y का मान 3 आंसर। तो 36 आपका आंसर आएगा। इतना आसान क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन तो बच्चों एकदम आसान है ना। इसके बनाने के लिए ना अभी स्केल नहीं मिल रहा था, आपने खुद देखा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन आप जाके देख लेना, ठीक है, आराम से हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे ये जो पीडी है और ये जो एसी आपस में लंबवत है, ठीक है। यहाँ पे 90 अंश का कोण है, यहाँ पे भी 90 अंश का कोण है और सी ए बी पर लंब है, सी ई इस ए बी पर लंब है। तो सिद्ध कीजिए ए ई सी और जो ए डी बी है, ए डी बी, ये समरूप है। भाई इतना आसान क्वेश्चन कोई 4 नंबर देते हैं, ये तो यहीं पे हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। बट नहीं, पन्ने को वेस्ट करें ना, चलो यहीं कर देते हैं। मेरे पास पीडीएफ तो यहाँ, बाकी जिसका नहीं हुआ वो भी मेरे को पीडीएफ भेज सकता है मेरे व्हाट्सअप नंबर पर 8265971820 पर। देखो त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए ए सी और त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है। ये 2 त्रिभुज हैं आपके पास। तो आप खुद देखो बच्चों, जब छोटा वृत्त ए ई सी लोगे और जब ए डी बी लोगे तो ये जो ए कोण है दोनों में उभयनिष्ठ है, ए बराबर ए। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है। उसके साथ साथ ये वाला आप कोण देख रहे हैं ए ई सी ना, ई कोण कितने अंश का है? 90 डिग्री का है। और उसके साथ ए डी कोण कितने हैं? 90 अंश का है। दोनों के दोनों बराबर है क्योंकि दोनों के दोनों 90 अंश के। अतः 2 कोण बराबर हो गए, बात खत्म। एंगल क्राइटेरिया से ये जो त्रिभुज ए ई सी है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी के। यही प्रूफ करना था, आराम से हो गया प्रूफ। 4 नंबर में फ्री फंड के नंबर मिल गए इतने आसान क्वेश्चन में। इतना सा लिखना था। समांतर माध्य निकालना है आपको, ठीक है। समांतर माध्य निकालने के लिए किसी मेथड का बोला नहीं है, तो आपको जो मेथड अच्छा लगता है वो मेथड लगाइए और इसको हल कीजिए, ठीक है। सो मैं आपके सामने करता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर वर्ग अंतराल बनाते हैं, ठीक है। बारंबारता वर्ग चिन्ह x, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिखा जाता है वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, फिर वर्ग चिन्ह। वर्ग दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इतना आसान क्वेश्चन है। फिर ये दे रखा है 5, 12, 25, 10 और 8। वही क्वेश्चन है, इसी का ही माध्य बोला था, इसी का ही माध्य का निकालने के लिए बोल रहे हैं। चलो x क्या होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे, आधा कर देंगे 5, सब में 10-10 का अंतर जोड़ते जाओ। 15, 25 और यहाँ पे हो जाएगा 35 और यहाँ पे हो जाएगा 45, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे, देखो 12 और 8 20, 20 और ये हो जाएगा 45, 45 और 10 कितना हो गया 55 और ये 60, तो ये हो गया 60, ठीक है। अब हमें चाहिए एफ एक्स, ठीक है। एफ और एक्स के गुणा करेंगे, प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं हम। 5 बचे 25, ठीक है। 12 को गुणा करना है किससे? 15 से, तो ये कितना आ जाएगा 180। 25 गुणा 25 625, 35 ढाई 350। फिर क्या करना है बच्चों? 45 को गुणा कर देना है 8 से, तो ये 360 हो गया, ठीक है। अब जोड़ो 5 5 10 हासिल लगा 1, 10 12 17, 17 और 6 23 और 1 24 हासिल लगा 2, 7 और 3 10, 3 13 और 1 सेकंड हासिल 2 धना हमारा। देखो वही चीज़ गड़बड़ हो रहा है। 5 5 10 हासिल 1 था, तो हाँ 2 था, तो 7 3 10 3 13 और 2 15, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो माध्य x बार बराबर प्रत्यक्ष विधि हमने लगाई है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है? 1540 और सिग्मा एफ कितना है? 60। 0 से 0 काटो, 6 से भाग दे दो, 6 दूनी 12 हासिल, हम घटाएंगे तो 3 बचा, ये 4 आ गया, ठीक है। 6 पंजे 30, घटाएंगे तो 4 बचा, 0.0 लगा। 6 छंग 36, 6 छंग 36, फिर 4 बच जाएगा, 6 छंग 36, फिर चलता रहेगा। तो आंसर आ जाएगा 25.66, 6-7 लिख दो। ये हमें हमारा आंसर मिल गया। तो ये पार्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। 4-4 नंबर वाले भी हो गए। अब आते हैं 6-6 नंबर वाले।
ठीक है, 6 नंबर वाले। तो ये सारे प्रश्न मैंने करा रखे थे 6 नंबर वाले। देखो कह रहे हैं 60 मीटर ऊंचे एक मीनार की चोटी से छत तथा आंगन के जो अवनमन कोण है वो 45 + 60 डिग्री, मकान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हाँ, अवनमन कोण 60 मीटर ऊंची मीनार से एक मकान है, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये मकान है और ये मीनार है। अवनमन कोण कह रहे हैं ये आपका मीनार है, मीनार से छत का जो इसके शीर्ष का जो अवनमन कोण है और पाद के जो अवनमन कोण है वो कितने दे रखे हैं, एक तो 45 दे रखा है, ये 45 डिग्री है, और दूसरा क्या है 60 डिग्री है। अवनमन कोण क्रमशः 45, ऊंची मीनार की चोटी से एक मकान की छत और तथा आधार ये नीचे, हाँ 60 है। ठीक है, कह रहे हैं उस मकान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और उनके बीच की दूरी मान लिया कि उनके बीच की दूरी x है। ठीक है, ये x निकालना, ये x होता है, ये भी x होगा, और 60 मीटर ऊंचा मकान है। ये जो मकान है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 60 मीटर ऊंचा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 60 होगा, और इस ऊंचाई को मैं h मान लेता हूँ। मीनार की ऊंचाई निकालनी तो 60 में मुझे h जोड़ना पड़ेगा। दो समकोण त्रिभुज बनते हुए दिख रहे हैं आपको, हल कर लीजिए। नाम दे दो इसको ABCDE, त्रिभुज EDE में। ठीक है, आपको ये निकालना और ये भी निकालना है, ED बट्टे AD, कोण के समनिपल्ली में जो लंब बट्टे आधार, tan थीटा, थीटा है 45 डिग्री, ED है H, AD है X, 45 का मान 1, X X बराबर H। ठीक है, अब आ जाओ बड़े वाले समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज BCE में। ठीक है, तो देखो बच्चों ये यहाँ लंब है EC और आधार है BC, लंब बट्टे आधार tan थीटा, थीटा है 60 डिग्री, इसी का मान क्या है 60 + H, और BC हमारे पास X, tan 60 का मान √3, तिरछे गुणा करोगे √3x, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक 60 + H, तो हमें H का मान निकालना है और X के जगह पे मैं H रख सकता हूँ, √3h रख दिया। सो देखो बच्चों हमें H का मान भी निकालना और X का मान भी, और X जो होगा वही H होगा, बड़ी बात है। प्लस का H इधर आके माइनस का हो गया, यहाँ पे 60 बचा, H उभयनिष्ठ है, H एकम H, ये गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा। कभी भी अंडर रूट नीचे नहीं छोड़ते तो परिमेयकरण कर देंगे, विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, A - B A + B क्या होता है बच्चों, A का स्क्वायर गुणे माइनस के B का स्क्वायर है ना, तो √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, 60 √3 + 1, देखो √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, 3 में से 2 घटाओगे 2 आ जाएगा, 2 से काटोगे 2 3 0, तो H का मान आ जाएगा 30 √ में 30 + 1, आंसर ये आ गया। H चूँकि जो H है वही X है, तो X क्या आ जाएगा बच्चों 30 √3 + 1, ये पहला आंसर है। लेकिन आपको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई, उसमें आपको 60 जोड़ना पड़ेगा, H में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 60 जोड़ना पड़ेगा। H कितना आया है आपको 30 √3, 30 एकम 30, और ये 60 जोड़ दो, तो 60 और 30 90 + 30 √3, यहीं पे छोड़ दो मीटर, ये आ जाएगी आपकी मीनार की ऊंचाई, और ये आपकी उनके बीच की दूरी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न में, ये भी मैंने बोला था कि बार बार आता है, ठीक है, तो इसको करते हैं, कैसे करेंगे, क्या है 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर आमने सामने ऊंचाई वाले 2 समान खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच के सड़क से शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 है। जो 4 और 6 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे वहीं से सारा क्वेश्चन आ रखा है। इनके खंभों के बीच से दूरी और दोनों के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ये एक रास्ता है, रास्ता की जो चौड़ाई है ना वो 80 मीटर है। यहाँ पर समान लंबाई की 2 खंभे लगे पड़े हैं, ठीक है। एक बिंदु ले लो, यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है और यहाँ जो इसका जो उन्नयन कोण है, एक 60 एक 30 है, एक 60 है और एक 30 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मैं x मान लेता हूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा 80 - x, टोटल 80 है, इसमें से x घटा दोगे
तो इतना आ जाएगा 80 माइनस एक्स। ये अगर एच होगा तो ये भी एच होगा। नाम दे दिया ए बी सी डी ई। आपको एच और ये एक्स दोनों निकालना है। सबसे पहले इस त्रिभुज में आते हैं, ठीक है ना। ये दूरी एक्स है और ये दूरी एच है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बट्टे बी सी ये पता है और ये निकालना है। लंब बट्टे आधा टेन थीटा, थीटा है 60, ए बी का मान एच, बी सी का मान एक्स, टेन 60 का मान √3। तो एच बराबर आ गया √3x, बट्टे का था इधर आके गुणे में लग गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पुनः त्रिभुज सी डी ई में ये आपको निकालना है और ये भी आपको निकालना है। संबंध लगाएंगे ए डी बट्टे डी सी। लंब बट्टे आधा टेन थीटा, थीटा है 30, ए डी है एच, डी सी है 80 माइनस के एक्स, टेन 30 का मान 1/√3, तिरछे गुणा करेंगे √3h 80 माइनस एक्स से कम 80 माइनस एक्स। एच का मान उठाकर मैं यहाँ रख सकता हूँ, रख दूंगा, कितना है √3x माइनस का एक्स इधर के प्लस का हो जाएगा √3 3x, ये हो जाएगा 4x, 4 दूनी, तो x का मान आ गया बच्चों 20। इसलिए एक तो आपको BC निकालना था जो कि x था, और एक आपको CD निकालना था जो कि 80 माइनस एक्स था। x आपको 20 आ गया, ये 20 मीटर होगा, और 80 में से 20 घटा देंगे तो ये 60 मीटर हो जाएगा। इनके बीच की दूरी ये भी पूछा गया था। x का मान उठाकर यहाँ रख दो, h का मान मिल जाएगा। h बराबर क्या है √3x, x का मान रख दीजिए यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 20√3। तो खंबे की ऊंचाई कितनी होगी बच्चों 20√3, अतः खंबे की ऊंचाई 20√3 होगी। ये आप लिख दोगे, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँ। कह रहे 3 मीटर व्यास के कुएं को 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार बल्ले बनाए होते समान रूप से फैलाकर एक बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। NCERT का प्रश्न है, मैंने इंपॉर्टेंट टिक करवाया था, ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 6 नंबर का। देखो बच्चों, हमारे पास एक क्या है, एक हमारे पास कुआं खोदा गया है। ये कुआं खोदा गया है और कुएं के अंदर से जो मिट्टी निकली है उसी मिट्टी से ही वलय बनाया गया है चारों तरफ से फैलाकर, ठीक है। और इसकी जो वलय की चौड़ाई है ना, वो कितनी बोली गई है 4 मीटर, और जो अंदर है यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 मीटर है। तो व्यास क्या हो जाएगा 3 का आधा, 3/2, ठीक है। और ये वलय हुआ, काला काला कर दिया हमने। तो वलय है, ऐसे जब मिट्टी रखोगे तो ऊंचाई आएगी, तो माना वलय की ऊंचाई, माना वलय की ऊंचाई कितनी है h है, कैपिटल H मान लेते हैं। देखो, और इसकी जो डेप्थ है, गहराई है 14 मीटर दे रखी है प्रश्न में। चूंकि बेलन की ऊंचाई, कुआं बेलन के आकार का है, बेलन की ऊंचाई h बराबर क्या है 14 मीटर है। देखो बड़ी वाली त्रिज्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 1.5 है, 1.5, 3/2 मतलब 1.5, और ये 4 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 5.5, और जो छोटी त्रिज्या है वो है 1.5, जिसे हम 3/2 भी लिख सकते हैं। और इसको चाहो तो तुम हटा दो, 5.5 हटा दो, 1 काटो, 5 एकम 5, 5 एकम, ये 11/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। चूंकि कुएं का जो आयतन होगा वही आयतन आपके वलय का होगा, है ना, वलय का आयतन। तो वलय का आयतन क्या होगा, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल क्या होगा, ये वलय है ना, बड़े वाले वृत्त में से छोटा वाला वृत्त घटा दोगे, बड़े वाले वृत्त का स्क्वायर माइनस छोटे वाले वृत्त का स्क्वायर, पाई/20 ले लो, ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस, और इधर कुएं का आयतन क्या, πr²h, इसकी त्रिज्या हमने स्क्वायर, h को हमने कैपिटल, इसको कैपिटल माना था ना, इसको स्मॉल। तो पाई से पाई कैंसिल, r का मान रख दो, r का मान क्या रखोगे 1.5 रख दो, 1.5, और h का मान हमारे पास क्या है कुएं का 14, ये इसे मैं लिख सकता हूँ r + r a² - b², r - r, और h हमारे पास क्या है वो हमें ज्ञात करना है। देखो बच्चों, r कैपिटल R कितना था हमारे पास 5.5, स्मॉल r है 1.5, 5.5 माइनस है 1.5,
तो ये 7 हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 7 और 1 ये आ जाएगा गुणे में 4 घटाएंगे तो ये h, ये देखो ये हो जाएगा 15 गुणा 15 225 दशमलव 2 स्थान के बाद 7 दूनी 14, ठीक है ना। और ये हो गया 2 दूनी 4 4.5, ठीक है 4.5 और ये 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, ठीक है। दशमलव हटाओ 0 और 2 4 5 8 40 5 9 45, तो आंसर आ जाएगा 9/8 इतना मीटर ऊंचाई होगा उस वलय वाले का। अब आते हैं आखिरी प्रश्न में। एक खोखला गोला जिसका आंतरिक एवं बाह्य व्यास इतना और इतना है पिघलाकर एक शंकु जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर बनाया जाता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई और वक्र पर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये शानदार क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा गया और ये आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो को। खोखला गोला है ना, जैसे क्रिकेट की गेंद होती है ना, अंदर से खोखली होती है बाहर से एक, ये स्टंप पर की गेंद है हमारी, ठीक है ना। कह रहे हैं इसकी जो अंदर की त्रिज्या और इसी को पिघला कर क्या बनाया गया, शंकु बनाया जाता है, ठीक है। इसके जो अंदर की त्रिज्या है, आंतरिक एवं बाह्य व्यास, व्यास बोला है ना, आंतरिक व्यास है 4, ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर और बाहरी जो व्यास है वो कितना है 8, तो बाहरी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो जो त्रिज्या है r, एक तो हमारे पास 2 सेंटीमीटर इसके लिए और बड़ा वाला r हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, डिटेल में लिख देना। और इसकी त्रिज्या मैंने क्या मान ली है, कुछ मान लेते हैं r1 और इसकी ऊंचाई हमें दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। और ऊंचाई मैंने क्या मान ली, h मान ली। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, आधार का व्यास, अच्छा आधार का व्यास तो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो h निकालना है और l निकालना है, हो जाएगा। अथवा वाला प्रश्न है, तो देखो सीधी सी बात है, इसका जो आयतन होगा और इसका आयतन बराबर होगा, इसे क्या बोला गया है, चूंकि खोखले गोले का जो आयतन होगा वो शंकु के आयतन के बराबर होगा, तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r1 स्क्वायर h, तो 4/3 पाई ओबनिस्ट है, r क्यूब पाई/3 r1 स्क्वायर h, ठीक है ना। पाई से पाई कैंसिल, बट्टे में 3 से 3, r का मान क्या है हमारे पास 4 और स्मॉल r है 2, और यहाँ से r1 है हमारे पास 4 की घात स्क्वायर, और h का मान हमारे पास क्या है पता नहीं, h हमें निकालना है, ठीक है ना। जब तक h नहीं आएगा तुम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, तिर्यक ऊंचाई नहीं निकाल सकते। तो इसको हल करो, यह है 4, ये गुणे में इधर पट्टी में आ जाएगा, और 4 चौको 16 चौको 64 8, तो 4 से 1 घात कम हो जाएगा, ठीक है। 64 में 60 घटाओगे तो 54, 4 1 कम 4, कटेगा क्या, नहीं कट रहा है ना, कैलकुलेशन सही रखना बच्चों। 7 चौको 16 चौको 64 8, ठीक है ना। कितना बचेगा, अरे यार 4 घटा देंगे तो 56 बचेगा ना, 4 1 कम 4 4 चौको 14 बचेगा। h का मान कितना आ जाएगा 14, छोटी मोटी गलती नहीं होनी चाहिए, सेंटीमीटर। अब क्या निकालना, तिर्यक ऊंचाई l, इसका सूत्र था बच्चों h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, h है 14, r है 8, सॉरी 4 है, वर्ग कर दीजिए, ठीक है। 14 गुणा 14 196 होता है, ठीक है, और 196 हम जोड़ देंगे 16, 4 का वर्ग 6 6 12, और हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 1 11, हासिल लगा 1 1 और 1 202, 212, ठीक है। 212 किसका वर्गमूल होता है पता ही नहीं, गुणनखंड कर लो, तो 2 1 कम 2 0 2 6 12, 2 5 10 2 3 6, एंड 53 1 कम 53, 53 किससे कटता है, किससे कटता ही नहीं 53 है ना, तो ये आ जाएगा 2√53, अजीब है यार, ये आ गया l, ठीक है। अब जो आया वहीं से काम चलाना पड़ेगा। सेंटीमीटर
पॉइंट भी नहीं निकाला मैंने। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का, जिसका सूत्र होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान है 4, इसके आर का मान 4 है और एल का मान आपने कितने का 2/53। इसको सॉल्व कर दो, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे।